गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको ग्रामर पुस्तक से पाठ 16-17 विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश। तो मुहावरे आप क्लास 5, 6, 7, 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसमें आप बहुत सारे मुहावरे का अर्थ भी जानते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य बनाते समय मुहावरों का कैसे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद समय रहा तो आपको अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताए, उसे मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताए, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का मुहावरे में अर्थ होता है मूर्ख बनाना, समझे? तो इस प्रकार और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जिनका अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। 9, 2, 11 होना, भाग जाना, हाथ मलना, पछताना। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 146, 147 में बहुत सारे मुहावरे और उसके अर्थ और उसके वाक्य तीनों दिए हैं। मुहावरे भी दिए हैं, मुहावरों का अर्थ भी दिया है और वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है ये भी बताया गया है। तो इसको पढ़ने के बाद, आज की पढ़ाई मुहावरे पढ़ने के बाद किताब खोलिए और उसको पढ़िए और उसका पहले अर्थ देखिए कि अंधे की लकड़ी, मुहावरे का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा। अच्छा, इस मुहावरे को वाक्य में कैसा प्रयोग किया गया है? अपने वृद्ध माता पिता के लिए सलप अंधे की लकड़ी है। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, मुहावरा है। अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है इनकार करना। वाक्य बनाएंगे, उन मित्रों से सावधान रहना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर अंगूठा दिखा देते हैं। मैंने रवि से पुस्तक मांगी परंतु उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो इस प्रकार मुहावरे, वाक्य बनाते समय मुहावरे को फिट करना है। भाषा में या व्याकरण में मुहावरे का क्या मतलब महत्व है? देखिए, मुहावरे भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं, मुहावरे कथन को, विचार को वजनदार बनाते हैं और मुहावरे से विचार स्पष्ट होते हैं। तो मुहावरे का प्रयोग भाषा में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और मुहावरों के प्रयोग से भाषा के अर्थ में विलक्षणता उत्पन्न होती है। मुहावरे का प्रयोग क्रिया की तरह होता है। तो इस प्रकार मुहावरे भाषा में, चाहे वो लिखित भाषा हो चाहे मौखिक भाषा हो, आप उचित स्थान में उचित मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। निबंध लिखते समय मुहावरों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो कुछ मुहावरे हम आपको बता रहे हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। प्रत्येक बच्चे को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये इसका वाक्य है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आज के ज़माने में
सभी लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। अच्छा, अगर मगर करना यानी बहानेबाजी करना, टाल मटोल करना है। अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग देखिए, उसे आप लाख समझाएं, वह तो अकल का ऐसा दुश्मन है कि कुछ समझता ही नहीं। वाक्य छोटे होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए, हैं? जैसे आँख खुलना, सही स्थिति का ज्ञान है। हमारी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई, हमारी आंखें खुल गई। परीक्षा में फेल होने के बाद रवि की आंखें खुल गई। आंखों का तारा बहुत प्यारा। श्री कृष्ण यशोदा माँ की आंखों के तारे थे, हैं? आड़े हाथों लेना, डांट डपट करना, हैं? नौकर देश से आया, इसे पिताजी ने उसे आड़े हाथों लिया। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, जमकर मुकाबला करना, उंगली उठाना, दोष लगाना, अच्छा, कान भरना, चोली करना, हैं? रवि ने अपनी माँ के कान भर दिए, जिससे माँ ने मुझे डांटा, हैं? अच्छा, नाक रगड़ना, खुशामद करना, नाक कट जाना, अपमानित होना, ठीक है, तलवे चाड़ना, खुशामद करना। ये कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो आम प्रचलित हैं, जो हम लोगों के द्वारा सुनने में आते हैं। तो अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। उमेश पूरा अकल का दुश्मन है। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना, मेरे रुपए लौटा दो, आग दिखाने से काम नहीं चलेगा। आँखों में खटकना, उन्हें बुरा लगना, हैं? गंदी आदतों के कारण अविनाश सबकी आंखों पर खटकता है। तो उंगली पर नचाना, वश में करना। शीला अपने पति को उंगली पर नचाती है। कलई खुलना, भेद खुल जाना, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा उठना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठोस जवाब देना, कानों पर जू ना रेंगना, कोई प्रभाव ना होना, चंपत होना, भाग जाना, सिपाही को देखते ही चोर चंपत हो गए। तो इस प्रकार मक्खियाँ मारना, बेकार बैठना, डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। दिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को, सामान्य बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, दाल में काला होना, कुछ संदेह होना, दाल न गलना, सफल ना होना, है। अच्छा, कुछ और मुहावरे हैं। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत करना। मुट्ठी गरम किए बिना आजकल किसी भी कार्यालय में काम नहीं होता है। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, किनारा करना, साथ छोड़ देना। स्वार्थी मित्र अपना मतलब निकाल जाने के बाद किनारा कर लेते हैं। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना। तो इस प्रकार परीक्षा में मुहावरे के अर्थ आते हैं। मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये भी आता है। तो दोनों प्रकार से आपको समझना है, लिखना है। पहले किताब से पढ़िए, उसके बाद रफ कॉपी में उसको लिखने का अभ्यास कीजिए। पहले अर्थ लिखिए, उसके नीचे फिर उसका वाक्य लिखिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और समझ में आना चाहिए और सटीक होने चाहिए, फिट होना चाहिए। जैसे पुलिस को देखते ही जेब कतरा चंपत हो गया,
विपत्ति के समय जब सौरभ ने अखिल से पैसे मांगे तो अखिल ने अंगूठा दिखा दिया, ऐसे। हाँ, अच्छा, ठीक। तो इस प्रकार मुहावरे हैं और उसके अर्थ हैं और उसके वाक्यों में प्रयोग है। अब आपका ज़्यादा काम है कि आप ग्रामर किताब जो आपके पास है, ये ग्रामर किताब आपकी है, 7वीं की ग्रामर किताब, और इसमें चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर क्या है, 17 है, जिसमें 16 है, जिसमें मुहावरे और लोकत्तियाँ दिया है। इसको आपको पढ़ना है। अब लोकत्तियों के बारे में बता रहे हैं। लोकत्तियाँ क्या चीज़ है? लोकत्तियाँ मतलब लोगों के द्वारा कही गई, अनुभव में गढ़ी गई बातें। मुहावरे छोटे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकत्तियाँ पूरे वाक्य होती हैं। तो मुहावरों की तरह लोकत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। लोकत्तियाँ ने लोक समाज में प्रचलित कथन सामाजिक जीवन में व्यक्ति अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ बना देता है जो लोकत्तियाँ कहलाती हैं। इसको कहावतें भी कहते हैं। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर पूछने वाले को ही दोषी कहना। इसका मतलब ये होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति हमेशा डरा डरा रहता है। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, जा रहे वहाँ के लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहरी दिखावा। इसका अर्थ है दिखावा अधिक, गुण कम। ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत ज़्यादा हो और कम वस्तु मिलना। थोता चना बाजे घना, अज्ञानी जो होते हैं ज़्यादा शोर मचाते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, डींग हाँकने वाला व्यक्ति हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करना, निष्पक्ष करना, न्याय करना, उचित न्याय करना। तो इस प्रकार ये लोकत्तियाँ का। कुछ और लोकत्तियों के बारे में आपको बता रहे हैं। अंत भला सो भला है, आम के आम गुठली के दाम, दोहरा लाभ होना। एक पन दो काज, एक काम से दो लाभ होना। इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत होना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबकी अपनी अपनी राय होती है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु हमेशा अच्छी लगती है। जैसे को तैसा, अच्छा बुरा देखकर उसी प्रकार का व्यवहार करना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ज़्यादा बोलने वाले कुछ काम नहीं करते। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की हमेशा जीत होती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, महाकंजूसा। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय बीतने पर सहायता मिलना बेकार है। तो ये कुछ लोकत्तियाँ हैं, अन्य लोगों के द्वारा कही गई कुछ अनुभव वाली बातें, मुहावरे के सामान, यह भी लोक जीवन से संबंधित होती हैं। इसमें भी जीवन का अनुभव होता है, जीवन की सच्चाई होती है, और ये लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ हैं। इसीलिए इसको लोकत्ति या कहावतें भी कहते हैं। ये बहुत लोक प्रचलित होती हैं, लोगों की जुबान पर ये सब होता है। इसका भी अर्थ और वाक्यों में प्रयोग दोनों परीक्षा में आता है। तो इसके लिए भी आप किताब से अभ्यास कीजिए। किताब देखिए, किताब खोल कर पढ़िए और उसके अर्थ को, पहले अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अर्थ समझ जाएंगे तो उसके बाद वाक्य भी धीरे से आपको समझ में आ जाएगा, या वाक्य की तरफ देखेंगे तो धीरे धीरे 2-3 बार देखने से, पढ़ने से, अभ्यास से वो भी बन जाएगा। तो इसमें प्रश्न उत्तर कुछ दिया है, तो आपको ग्रामर की आंसर शीट भेज दी गई है। मोबाइल में आंसर शीट भेज दिया गया है। आप जितना लेसन हमने पढ़ा दिया है सबका प्रश्न उत्तर
टेक्स्ट बुक में पहले लिख लीजिए। जो चीज़ छोटा छोटा है सारा उत्तर आप उसमें मोबाइल से देखकर सारा उत्तर लिख लीजिए। तो इसमें भी देखिए पेज नंबर 153 के सारे प्रश्न उत्तर आप मोबाइल से देख कर लिख सकते हैं। और पढ़ना भी है, पढ़कर समझकर उसके बाद ये काम करना है। बहुत सारे उत्तर किताब में भी स्पष्ट दिए हुए हैं, जिससे देखकर आप उसका प्रश्नोत्तर कार्य आप कर सकते हैं। अब हम आपको अपठित गद्यांश हैं, अपठित गद्यांश के बारे में बता रहे हैं। देखिए अपठित, अ प्लस पठित मतलब जो कभी पढ़ा हुआ ना, वो हमारे बताया है, लोकपति बताया है। अब अपठित गद्यांश जो कभी पढ़ा हुआ ना हो। परीक्षा में पहला सवाल यही आता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ के नीचे 5 सवाल होते हैं और उन सवालों के उत्तर ऊपर वाले गद्यांश में होते हैं। कभी कभी ये स्पष्ट रूप से, कभी कभी घुमा कर भी देते हैं। तो इस गद्यांश का, अपठित गद्यांश का जो सवाल होता है वो निर्धारित पाठ्य पुस्तक से नहीं आता, वो बाहर की किसी किताब से आता है। उसके नीचे जो 5 सवाल होते हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं और उसकी भाषा थोड़ी दूसरी होती है, और ऊपर में जो गद्यांश दिया रहता है उसकी भाषा दूसरी होती है, यानी प्रश्न की भाषा दूसरी है, सरल है लेकिन दूसरी होती है। तो पहले 2 बार सावधानी पूर्वक ध्यान देकर हम उस गद्यांश को पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें से जो नीचे प्रश्नोत्तर दिए हैं उसके प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों के आधार पर जो उत्तर हमको समझ में आते हैं उसको रेखांकित करते हैं। 2 बार कम से कम इस अपठित गद्यांश को पढ़ना चाहिए, तभी आप उसका उत्तर बना सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में, अपनी भाषा में, सरल शब्दों में, सुबोध भाषा में लिखना है, संक्षिप्त लिखना है, सटीक लिखना है और मन से लिखना है, नकल नहीं करना है। इसमें आप समझ सकते हैं अपठित गद्यांश बहुत सरल होता है, इसमें अपनी भाषा ही का ही प्रयोग करना चाहिए। अपनी भाषा से बनाओगे, शुद्ध बनाओगे, सही बनाओगे, इसलिए ध्यान दीजिए और बनाइए। आप जिसका उत्तर आपसे नहीं बनता है 5 मिनट बाद सोच के लिखिए, जगह छोड़ दीजिए। 4 नंबर का आंसर 5 लाइन छोड़ दो, आगे बनाओ। जब समय मिले फिर वहाँ दिमाग लगाइए। सब कुछ सरल है, कठिन कुछ नहीं। उसमें एक सवाल आता है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लीजिए, मतलब इसका जो हेडिंग है वो क्या होगा। देखिए गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो उसका मेन क्या विषय है, किस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वर्णन है, वही उसका शीर्षक भी होता है। मेन जो विचार होता है वो उसका शीर्षक होता है। शीर्षक हमेशा छोटा होता है और भावों को अभिव्यक्त करने वाला होता है और मूल विषय से संबंधित होता है और सार्थक होता है। आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। हाँ, तो अपठित गद्यांश में ग्रामर से जुड़े भी सवाल आते हैं, जैसे विलोम शब्द बताइए, उपयुक्त शीर्षक बताइए, या वाक्य बनाइए, या अर्थ लिखिए, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए, ऐसा करके भी सवाल आता है। तो ऊपर में जो पैसेज दिया है उसमें जो उत्तर भी होता है, नीचे प्रश्न की भाषा दूसरी होती है, आंसर की भाषा दूसरी होती है। तो नीचे जो प्रश्न दिया है उसकी भाषा के अनुसार ही आपको उत्तर लिखना है और सरल शब्दों में, अपने शब्दों में लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, ताकि आप अपने विचारों को सही तरीके से लिख सकें। अभ्यास के लिए देखिए तुम्हारी किताब में दिया है पेज नंबर 156, और दूसरी ग्रामर किताब से भी आप अनसित पैसेज को देख सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको क्या देखना है कि अपठित गद्यांश में क्या लिखा गया है, जो गद्यांश है उसमें क्या लिखा है और उसके नीचे क्या सवाल दिए हैं। अक्सर 7 या 8 लाइन का गद्यांश रहते हैं और उसके नीचे 5 सवाल होते हैं, और इन सवालों के
छोटे छोटे उत्तर है, बड़ा उत्तर नहीं होता। आप कभी भूल के भी ये विश्वास रखिए कि बड़ा उत्तर नहीं होता, एक लाइन दो लाइन में ही उत्तर खत्म हो जाता है। हम समझ नहीं पाते और उल्टा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। जो विचार लिखे हैं वही विचार हमको उत्तर में लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। और कोशिश ये करनी चाहिए हम मन से उत्तर लिखें, जो वहाँ लिखा है उसी को उतार देने से नंबर कम मिलते हैं, ध्यान दें। तो उत्तर लिखने का एक खास तरीका होता है। प्रश्न के आधार पर जब आप घर में अभ्यास करेंगे ना, अभ्यास करने से आप उत्तर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो हम एक दो का अभ्यास आपको बताएंगे, हैं? एक दो का अभ्यास बताएंगे कि किस प्रकार सवाल आते हैं। देखिए, सवाल जैसे एक साहस पर, कोई साहस विषय पर कोई गद्यांश आया है तो उसके सवाल कैसे बनते हैं, साहसी व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं, या साहसी व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जीवन का वास्तविक सार क्या है, जीवन का साधक क्या चाहता है। इस गद्यांश का ऊपर शीर्षक लिखिए। साहसिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, या मनुष्य शब्द के भाववाचक संज्ञा बनाइए। गद्यांश के दो विशेषण लिखिए। इस प्रकार ग्रामर से जुड़े भी सवाल आते हैं। तो 1 2 3 4 5 या 6 लाइन का 7 क्लास से 5 या 6 लाइन से का ही गद्यांश आता है। हाँ, सवाल नीचे 5 आते हैं और बहुत सरल होते हैं। पैसेज भी सरल है, प्रश्न भी सरल है, आपको समझना है और समझ के उसका उत्तर लिखना है। ये जो अनसीन पैसेज होता है उससे आपका भाषा ज्ञान क्या है, भाषा में कितना आप ज्ञान रखते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। भाषा पर आपकी कितनी पकड़ है, आप हिंदी में कितनी क्षमता रखते हैं, ये सारी बातें हमको इसी गद्यांश से पता चलती हैं। क्योंकि ये विषय नकल मारने का नहीं है, ये विषय तो खुद का टैलेंट बताने का है। आप क्या समझे, कितना समझे, कैसा समझे, आदि आदि सारी बातें इस गद्यांश से पता चलती है। तो हमने सीखा, पढ़ो, समझो और लिखो। क्या समझा है, क्या पढ़ा है और कैसे लिखना है। ध्यान रहे, आपकी अपठित गद्यांश की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। अपठित गद्यांश का उत्तर देते समय ध्यान देने योग्य बात यह है, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश की भाषा में ही लिखना है और समझ कर लिखना है, और जो गद्यांश है उसी के आधार पर लिखना है। तो अभ्यास, अपठित गद्यांश पर अभ्यास करना जरूरी है। दूसरी ग्रामर किताबें हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से ले सकते हैं आप या बाजार से खरीद सकते हैं आप, उन किताबों को लीजिए और वहाँ पर अपठित गद्यांश के बहुत सारे उदाहरण भी हैं, उसको देखिए। 8वीं की क्लास में भी तुमको मिल सकता है अपठित गद्यांश, जिसमें आप देखकर अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास करेंगे तभी आप अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और इसको फेस करने की बात है, इसको छोड़ना नहीं है। इसको जब आप फेस करेंगे तो आराम से सही बनेगा। परीक्षा में कुछ विद्यार्थी इसको नहीं बनाते, ये गलत बात है। पत्र को, निबंध को, अनसीन पैसेज को जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे नंबर मिलते हैं और बहुत कम नंबर कटते हैं। आप हर प्रश्न के हिंदी प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए और हिंदी पेपर में कभी भी आप कोई भी सवाल को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, जैसा आपको समझ। आप पहली बात, आप तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ना और लिखना आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद सुंदर साफ अक्षरों में शुद्ध लिखने का कोशिश कीजिए। शुद्ध लिखने के लिए आपको मैं बार बार बताता हूँ कि एक पैराग्राफ, चाहे पोट्री का हो चाहे प्रोज का हो, उसको हर दिन लिखिए, पढ़िए और लिखिए। पढ़ना और लिखना साथ साथ जब आप करेंगे प्रतिदिन, तो आपका हिंदी सुधर जाएगा। कौन सा 5 लाइन लिखना है, कौन सी मात्रा दी है, क्या लिखा है, उसको पढ़ना भी जरूरी है। पहले पढ़िए फिर उसको लिखिए, देख देख कर लिखिए।
पहले देख देख कर लिखने का अभ्यास करेंगे ना, धीरे धीरे आप बिना देखे भी उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक शब्द देखोगे तो पूरा वाक्य लिखा जाएगा। जी हाँ, तो मेहनत की दरकार है, अभ्यास की दरकार है। दुनिया में अभ्यास से हर काम में सफलता मिलती है। जब हम परिश्रम करते हैं दिल से, एकाग्रता के साथ, मेहनत के साथ और पढ़ने की भावना के साथ, तो हमें हर विषय पर, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, हमको सफलता जरूर मिलती है। तो अनसेड पैसेज बहुत सरल है, पढ़िए और बनाइए, मुहावरे पढ़िए, लिखिए और उसका अभ्यास कीजिए। इसके अलावा हमने और भी बहुत कुछ आपको पढ़ाया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, हमने सब पढ़ा। सब को आप पढ़िए और सबके प्रश्न उत्तर जो बुक में बनाने के हैं उसको आंसर शीट जो स्कूल की तरफ से आपको भेज दी गई है उसमें बनाते चलिए। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जिनका उत्तर वहीं पर लिखना है और आप बड़े आराम से उन उत्तरों को छांट कर लिख सकते हैं। कुछ किताब में साफ साफ लिखें, कुछ हेल्प बुक से साफ साफ लिखा है, सबको पढ़ें और सभी प्रश्नों के उत्तर किताब में लिख लें। और कुछ उत्तर ऐसे हैं जो कॉपी में लिखें, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए, तो काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं। ये कुछ ऐसे हैं सवाल जिनका उत्तर कॉपी में लिखने से ज़्यादा बेहतर है। तो जो छोटे छोटे सवाल का उत्तर बुक में लिखना है, लिखते रहिए। आपको क्या क्या पढ़ना है ग्रामर में, आपको सबसे पहले देखिए आपको पढ़ना है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द हैं, और उसके बाद आपको संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, ये बेसिक चीज़ें, ये हर क्लास में आपको ये पढ़ना है। तो ये अगर आप ध्यान से अभी से पढ़कर समझकर आगे जाएंगे तो आगे आपको और समझने में आसान हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें। वाक्य किसे कहते हैं, शुद्ध वाक्य कैसे लिखते हैं, शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है आदि, मुहावरे और लोकतियाँ किसे कहते हैं। तो ये है बेसिक चीज़ जो ग्रामर में जरूरी है आपको पढ़ना। आपकी भाषा शुद्ध होगी, बोलने में शुद्ध होगा, लिखने में शुद्ध होगा। कब? जब आप व्याकरण ठीक से पढ़ेंगे। व्याकरण के द्वारा, व्याकरण पढ़ के कोई भाषा आप लिखोगे, चाहे अंग्रेजी या उड़िया या हिंदी, तो वो हमेशा शुद्ध दिखाएगा। भारत के लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो ग्रामर ज़्यादा पढ़ते हैं। भारत के लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदी का ग्रामर वो ज़्यादा पढ़ते हैं। भारत के लोग अंग्रेजी ज़्यादा, उड़िया ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उड़िया ग्रामर को अच्छा पढ़ते हैं। तो ग्रामर पढ़ना जरूरी है। ग्रामर से ही भाषा में सुधार होता है, ग्रामर से ही भाषा पुष्ट होती है, भाषा शुद्ध होती है, भाषा में पकड़ होती है। तो हमको तीनों भाषा पढ़नी है और लिखनी है। अंग्रेजी भी पढ़ना लिखना है, उड़िया भी पढ़ना लिखना है और हिंदी भी पढ़ना लिखना है। तो इन तीनों भाषाओं पर हमारा पूरा अधिकार हो, इसके लिए हम उसके ग्रामर को अच्छे से पढ़ें, उसके लिटरेचर को अच्छे से पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें। प्रतिदिन पढ़ने से हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहती, हमारी सारी कठिनाइयाँ सरल हो जाएंगी और हमारे सारे प्रश्न उत्तर के काम आसान हो जाएंगे। किसी भी मदद के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करो 7894945066। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हम लिटरेचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं, ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं। प्रयास हमारा ये है कि हम अच्छा पढ़ाएं और आपको समझ में आए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सभी विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए, समझिए और हमारे साथ इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय में इसी प्रकार की पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा।
और आपका घर आपका विद्यालय बना हुआ है, वहाँ आप पढ़ेंगे। पढ़ाई के लिए वक्त निकालिए और हमसे जुड़ें। ओके, नमस्कार।